हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्रा यानी कि फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं विदेश की यात्रा में जाते हैं और उसके बाद कोई एग्जाम होता है तो ज़रूर वहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो फ्रांस में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रखी हैं और कौन सा घटनाक्रम है, कौन सी डील है, कौन से समझौते हुए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं जहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की ये वाली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोगों को इस क्लास को ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है जिससे कि और भी स्टूडेंट है जो कि यहाँ से जुड़ सकें। दोस्तों अगर हम बात करेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस की बात सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी पेरिस है, ये आप लोगों को पहले से पता होगा। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करना कि हाँ यस सर हमने इनका नाम सुना था पहले। तो प्रधानमंत्री यहाँ के हैं एलिजाबेथ बोर्न। और राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा, यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का स्टेटस है दोस्तों, उसी प्रकार से चाहे हम अगर बात करेंगे यूएसए की बात करें, फ्रांस की, जापान की, जर्मनी की या फिर रशिया की, इन सभी देशों में दोस्तों वही स्टेटस यहाँ पर राष्ट्रपति का है। और जिस प्रकार हमारे वहाँ राष्ट्रपति का स्टेटस है उसी प्रकार वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्टेटस है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए जब भी हम बात करते हैं फ्रांस, रशिया और अगर हम बात करेंगे यूएसए की, तो हम वहाँ पर से राष्ट्रपति की बात करते हैं। उनकी जब भी बैठकें होती हैं तो हम राष्ट्रपति का नाम ही ज़्यादातर सुनते हैं। तो ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम राष्ट्रपति का नाम ही ज़्यादातर क्यों सुनते हैं वहाँ के। तो अगर हम बात करेंगे अभी भारत और फ्रांस के यहाँ पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये आप लोगों को सबसे बेहतरीन और पॉइंट याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा भारत और किस देश के बीच रणनीति साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भारत और फ्रांस के देखो, इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, ठीक है। उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो भारत आए थे, तो तब से हमारे देश और यहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन दोनों के बीच में यहाँ पर से इस साझेदारी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। जब हमने भारत में पोखरण परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था, तब पूरे विश्व में अमेरिका के द्वारा भारत को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जैसे अभी हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, तो रशिया को हर जगह से प्रतिबंधित है जो कि यूएसए के द्वारा किया गया है। उसी तरीके से उस समय यूएसए के द्वारा जो यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनमें से एक यूएसए भी है। तो यूएसए के द्वारा भारत को भी विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन भारत ने जो फ्रांस है उसने भारत का उस समय सहयोग किया था, यानी कि उसका पक्ष लिया था। तो तब से हमारा फ्रांस के साथ क्या है, एक अच्छा रिश्ता है जो कि देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1998 परमाणु पोखरण के बाद अगर हम बात करेंगे हाल फिलहाल में, तो 370 जब जम्मू कश्मीर से हटा था उस समय यूएनएससी में फ्रांस ने ही भारत का सहयोग दिया था, भारत का पक्ष वहाँ पर रखा था, भारत को सपोर्ट किया था। इसके अलावा हम अगर बात करेंगे रक्षा समझौते की, तो भारत जो है फ्रांस से राफेल डील आप लोगों ने देखा होगा, 36 राफेल भारत ने मंगाए थे फ्रांस से। तो इस प्रकार हमारा जो फ्रांस के साथ संबंध है वो बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इसलिए इन दोनों देशों ने अभी 25 वर्ष पूरे किए हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अभी क्या हुआ है, जैसे अगर हम बात करेंगे भारत में 26 जनवरी मनाते हैं या फिर 15 अगस्त मनाते हैं। तो 26 जनवरी के दिन इस वर्ष जब हमने अपना 26 जनवरी मनाया था तो मिस्र के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में बुलाया था। उसी प्रकार यहाँ पर इनका जो राष्ट्रीय दिवस है उसको हम बास्तिल दिवस के नाम से जानते हैं। और बास्तिल दिवस की परेड में इन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से जो ये बास्तिल दिवस है इसमें शामिल होने वाले जो मोदी जी हैं वो सेकंड प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जो कि 2009 में शामिल हुए थे बास्तिल दिवस में। और इस समय जैसे यहाँ पर 26 जनवरी के दिन परेड होती है वैसे वहाँ पर भी इस दिन को परेड मनाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे बास्तिल दिवस की, तो सबसे पहले हम इस बास्तिल दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दिवस की घोषणा की जाती है
और ये बास्तिल दिवस क्यों मनाया जाता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार विश्व के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विश्व के इतिहास में दोस्तों फ्रांस की क्रांति है जो कि एक महत्वपूर्ण क्रांति हम लोगों ने पढ़ी है। अगर आप लोगों ने क्लासेस देखनी है फ्रांस की क्रांति की तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को करा रखा है। फ्रांस की क्रांति हो गया, रूस की क्रांति हो गया, अमेरिका की क्रांति, ये सभी क्रांतियाँ मैंने विश्व इतिहास में आप लोगों को कवर कर रखी है। तो बास्तिल दिवस में क्या हुआ था, यहाँ का एक राजा था दोस्तों, उस समय यहाँ पर राजतंत्र चलता था और इसका नाम आप लोगों को याद करना है, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बास्तिल जब यहाँ पर ये दिवस मनाया गया था तो उस समय यहाँ का राजा कौन था, या फिर फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो लुई 16 वहाँ का राजा हुआ करता था और वो बहुत फिजूल खर्च हुआ करता था। वो सारा समय है जो कि जो धन है, जो जनता का धन है, उसको अपने ही खर्चों में पूरा कर देता था। तो इसलिए जो जनता थी वहाँ की वो उससे परेशान हो चुकी थी, और परेशान होने के बाद उसने जो लुई 16 है इसके विरुद्ध जो है वो आंदोलन करने शुरू किए। जब आंदोलन करने शुरू किए तो इसने क्या किया, उन लोगों को आंदोलन को कुचलने के लिए इनको एक जेल में बंद कर दिया, जिसको हम बोलते हैं बास्तिल कारागाह। तो बास्तिल कारागाह में जब इनको बंद कर दिया गया तो जैसे हम देखते ही हैं जब भी कहीं पर आंदोलन होता है तो हम मुख्यमंत्री आवास कूच कर लेते हैं, या फिर धरना प्रदर्शन हम करते हैं, या फिर हम प्रधानमंत्री आवास कूच करते हैं। तो इसी प्रकार वहाँ पर भी क्या किया गया, ये जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया, इस बास्तिल जो कारागाह है वहाँ पर जाके अपने साथियों को छुड़ा लिया था, और ये बास्तिल का ताला तोड़कर वहाँ से अपने साथियों को छुड़ा लिया था। तो इस दिन को ये एक जश्न के रूप में मनाते हैं, और इस रूप में मनाते हैं कि तब से इनको वहाँ के राजा से स्वतंत्रता मिल गई है। तो 14 जुलाई 1789 का वो दिन था जिस दिन ये घटनाक्रम होता है। तो तब से यहाँ पर बास्तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक नारा है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा इसी फ्रांस की क्रांति की देन है। आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो फ्रांस की क्रांति की ही देन है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि 1789 में ही समानता, स्वतंत्रता की बात होने लग गई थी। ठीक है, तो ये है फ्रांस की क्रांति। अगर आप लोगों को डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक होगा, उसको आप देखेंगे तो वहाँ से आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो उस समय यहाँ पर जैसे वॉल्टेयर है, रूसो है, ये क्या थे, उस समय के बड़े लीडर हुआ करते थे। इनका नाम है जो कि इतिहास के पन्नों में हम फ्रांस की क्रांति में पढ़ते हैं दोस्तों। रूसो का सबसे ज़्यादा प्रभाव है जो कि इस फ्रांस की क्रांति में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा, डिटेल में है, वहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने बास्तिल दिवस के बारे में तो जानकारी ले ली। अब इस परेड में देखो भारत से 4 राफेल हैं जो कि यहाँ पर शामिल हुए हैं। भारत से 4 राफेल गए हैं इस परेड में शामिल होने। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बास्तिल दिवस परेड पर भारत से किसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो 4 राफेल हैं जिसने यहाँ पर से पार्टिसिपेट किया है, और राफेल को हम लोगों ने फ्रांस से ही मंगाया है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा पंजाब रेजिमेंट ने भी वहाँ पर अपना जो परेड है वो किया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है उनको ज़्यादातर वैसे दिया ही जाता है। जैसे अभी कुछ और भी देश हैं, जैसे मिस्र में गए थे तो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी इनको दिया गया था। तो यहाँ पर का जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है वो भी इनको यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है फिर से याद कर लेना, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा ये सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अब इसके अलावा कुछ और भी सम्मान हैं जो कि अभी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ पर भी गए थे उस देश के द्वारा इनको दिया गया था। तो कौन कौन से देश हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे मिस्र की, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल। मिस्र में नील नदी जो है वो बहती है, तो इसलिए नाइल आप लोगों को ध्यान में रखना है, मिस्र और ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी भी गए थे हमारे मोदी जी, और वहाँ से इनको एक अवार्ड का यहाँ पर देखने को मिला है सम्मान, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू।
लोगो हो आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखना है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग पापुआ न्यू गिनी कर लेना। इसके अलावा फिजी का अगर हम बात करेंगे तो फिजी का आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजी के नाम से ही ये अवार्ड है, जैसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। तो ये सम्मान है जो कि फिजी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा ये पलाव का आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और एबाकल है जो कि इसका नाम है, जो कि यहाँ से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये तो थे ऑर्डर जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान दिए गए हैं विभिन्न देशों के द्वारा। अब हम देख लेते हैं जो इस विजिट में क्या क्या समझौते हुए हैं या फिर कौन सी घटनाक्रम है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक म्यूजियम को विजिट किया था और उस म्यूजियम का नाम है लुवरे म्यूजियम। कौन सा नाम है? लुवरे म्यूजियम। और ये कहाँ पर है इसको आप लोग लिख लेना, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ये पेरिस में स्थित है, ठीक है, पेरिस में ये क्या है स्थित है। और इस म्यूजियम की खासियत ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है, इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो लुवरे संग्रहालय है जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। और आप लोग सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है ना, तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी कि जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाक्रम होती है वहीं से स्टैटिक जीके भी बन जाती है। और अगर आप विश्व इतिहास में जाएंगे तो ये करंट का टॉपिक है, लेकिन विश्व इतिहास में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर से कनेक्ट करके सारे क्वेश्चन हैं जो कि आजकल ज़्यादातर बन जाते हैं ना, तो आप लोगों को करंट पर फोकस करना है और देखना है कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंध रखते हैं, उनको हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पर क्या करना है, तैयार करना है। अब देखो, ये लुवरे म्यूजियम जो है ये पेरिस फ्रांस में है। यहाँ पर एक चित्रकला है, पेंटिंग का नाम आप लोगों को पता होगा, जिसका नाम है दोस्तों मोनालिसा। अब ये मोनालिसा पेंटिंग है जो कि यहाँ पर सबसे सुंदर चित्रकला मानी जाती है मोनालिसा। तो ये भी इसी संग्रहालय में सुरक्षित है, यहाँ पर रखी गई है। मोनालिसा जो पेंटिंग है दोस्तों वो लियोनार्दो द विंची के द्वारा यहाँ पर रची गई थी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, मोनालिसा पेंटिंग और लियोनार्दो द विंची आप लोगों को नाम याद करना है। इसके अलावा मोदी जी ने यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ नया करके आते हैं। तो फ्रांस में जब गए थे तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि एफिल टावर से यूपीआई को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट है जो कि भारत का है और यहाँ से जाता है टूरिस्ट बन के, तो एफिल टावर के आसपास जहाँ पर भी वो टूरिज्म वाला क्षेत्र है वहाँ पर अगर पेमेंट करना है तो यूपीआई के माध्यम से कर सकता है। यानी कि अब भारत के लोग फ्रांस में जाके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट टू जो कैशलेस है पेमेंट वो कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, यूपीआई पेमेंट को मंजूरी देने वाला देश कौन सा बन चुका है, वो फ्रांस बन चुका है। यानी कि अब यहाँ पर यूपीआई है जहाँ ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब यहाँ पर एक टॉपिक पॉइंट और ध्यान में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यूपीआई को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है। भारत का जो यूपीआई इंटरफेस है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद करना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। अब इसको जो मान्यता देने वाला देश है दोस्तों वो है भूटान। पहला देश कौन सा है दोस्तों, ये है भूटान। तो भूटान में सबसे पहले यूपीआई को मंजूरी दी गई थी 2021 में। जो भीम यूपीआई है, एप्लीकेशन भीम यूपीआई, उसको यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। यानी कि भूटान में यूपीआई पेमेंट सबसे पहले हुआ है विदेशों में। अभी हाल में कहाँ पर हो रखा है, तो ये हो रखा है फ्रांस में। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा रक्षा समझौते की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 26 राफेल लड़ाकू विमान है जो कि यहाँ पर से अब खरीदे जाएंगे। अब ये देखो, इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर मैंने लिखा है 26 राफेल एम। इसका मतलब क्या है? एम का मतलब है दोस्तों मरीन। एम का मतलब क्या है? मरीन, यानी कि समुद्र। अब समुद्र का मतलब क्या है? समुद्र का संबंध किससे होता है? तो नेवी से संबंध होता है, नौसेना से। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो पहले 36 विमान मंगाए गए थे फ्रांस से, वो हमारे एयरफोर्स के द्वारा मंगाए गए थे। यानी कि हमारे वायुसेना के लिए वो 36 विमान है जो कि मंगाए गए थे। लेकिन इस बार जो 26 राफेल विमान, लड़ाकू विमान मंगाए गए हैं, ये हमारी नौसेना को मजबूत करने के लिए मंगाए गए हैं। अब ये जो विमान हैं ये कहाँ पर स्थापित होंगे? तो ये
विमान वाहक पोत है दोस्तों जिसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत। विक्रांत क्या है, समुद्र में ये INS विमान वाहक पोत है। ये क्या है, विमान वाहक पोत। इस पोत पर है जो कि ये 26 लड़ाकू विमान तैनात होंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, INS विक्रांत। ठीक है, ये स्वदेशी है, यानी कि भारत में निर्मित विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ठीक है, 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो कि भारत फ्रांस से डील करके आया है। तो ये इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को फ्रांस और भारत के संबंध से ध्यान में रखनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा थी वो विदेश यात्रा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।